जरा सोचिए, आप भारत के बाहर रहते हैं, आपके पास गर्व से थामा हुआ इंडियन पासपोर्ट है, भारतीय पासपोर्ट है। आप हर भारतीय न्यूज़ अपडेट को फ़ॉलो करते हैं, क्रिकेट में भारत के लिए उत्साहवर्धन करते हैं, चीयर करते हैं और देश से आप भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से जुड़े भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं और आप वोट करना चाहते हैं चुनावों के अंदर, तो कोई आपसे कहता है कि माफ़ कीजिए, आप नहीं कर सकते। जब तक आप शारीरिक रूप से भारत में ना हो, तभी आप वोट कर सकते हैं। आपको पहले फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा भारत में अपने बूथ पर, तभी आप वोट कर पाएंगे। ये कुछ अनुचित नहीं लगता क्या? यहां पर करोड़ों लोगों का सवाल है। क्या एनआरआई वास्तव में भारतीय चुनावों में वोट कर सकते हैं? अगर हां, तो कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं कर सकते? जबकि 2025 में हम ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं, शादियों में शामिल हो सकते हैं और परिवार से वीडियो कॉल पर तुरंत बात कर सकते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि भारत में एनआरआई वोटिंग अधिकारों की कानूनी हकीकत क्या है, कानून क्या कहता है, कौन से सुधारों पर चर्चा हो रही है और इसके पीछे कौन सी संवैधानिक चुनौतियां हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप ठीक ठीक जानेंगे कि ओवरसीज भारतीयों के पास कौन से अधिकार हैं और बाकियों के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि एनआरआई वोटर होता कौन है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे मूलभूत सवाल कि भारतीय कानून के तहत एनआरआई वोटर किसे कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन वोटर किसे कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010 ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में एक नया सेक्शन जोड़ा, सेक्शन 20A जोड़ा, जिसने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, वो है ओवरसीज इलेक्टर का। समझिएगा, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 ने भारत के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में एक नया धारा जोड़ा है, धारा 20A, और वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, वो है ओवरसीज इलेक्टर का। सरल भाषा में जो कहता है कि जो भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण किए बिना, मतलब उन्होंने दूसरे देश में वहां की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, अभी भी वो भारतीय नागरिक ही हैं। जो भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में वहां की नागरिकता ग्रहण किए बिना रोजगार, शिक्षा या फिर किसी और उद्देश्य से भारत के बाहर रह रहे हैं, वो ओवरसीज इलेक्टर के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं इस नई धारा 20A के तहत। संक्षेप में कहा जाए तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा, ओसीआई नहीं होने चाहिए, ओवरसीज सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए, और ना ही पीआईओ होने चाहिए, ना ही आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने चाहिए। मतलब आपने वहां की सिटीजनशिप हासिल की है, वो सिचुएशन नहीं होने चाहिए। आप अभी भी भारतीय नागरिक होने चाहिए, तभी आपको यह अधिकार मिल सकता है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, ना ओसीआई होने चाहिए और ना ही पीआईओ होने चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट के अनुसार भारत में आपके निवास वाले निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। जो पासपोर्ट के अंदर आपका एड्रेस है, उसके आसपास वाला जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें आपका जो वोट है वो रजिस्टर होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में आपका रजिस्टर होना चाहिए। और आप केवल व्यक्तिगत रूप से, यानी कि इन पर्सन वोट दे सकते हैं, ऑनलाइन या पोस्ट के माध्यम से नहीं। मतलब जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आपको फिजिकली, शारीरिक रूप से अपने बूथ पर आकर अपना मतदान करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन या फिर पोस्ट के माध्यम से नहीं कर सकते। तो हाँ, एनआरआई भारत में वोट कर सकते हैं, पर केवल चुनाव के दिन अपने पोलिंग बूथ पर शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ही वोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कानूनी आधार और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में। कानूनी और प्रक्रियात्मक हिस्से को समझते हैं। एक पंजीकृत ओवरसीज वोटर बनने के लिए एनआरआई को रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, इलेक्टर्स रूल्स 1960 के रूल 8A के तहत फॉर्म 6A भरना होगा। देखिए, अगर कोई एनआरआई रजिस्टर करना चाहता है इलेक्टर के रूप में, तो उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के तहत, रूल 8A है, उसके तहत फॉर्म 6A भरना होगा। प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला, आप फॉर्म 6A अपने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, जो भारत में आपके गृह निर्वाचन क्षेत्र में है, उसके पास जमा कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, आप अपने पासपोर्ट की स्वयं सत्यापित आपको कॉपी भी देनी पड़ेगी, और वीजा और जो आपका रेजिडेंट परमिट है वो भी आपको अपने
फॉर्म 6A के साथ संलग्न करना होगा। और तीसरा, सत्यापन के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाए तो आपका नाम ओवरसीज इलेक्टर के रूप में मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी स्थिति यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या फिर विदेश में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भी जांच सकते हैं कि एक बार आपने अप्लाई किया तो आप अपनी स्थिति या तो आप भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट से जांच लीजिए या फिर विदेश में भारतीय दूतावास के माध्यम से भी जांच सकते हैं कि आपको ओवरसीज इलेक्टर के रूप में दर्ज किया गया है या नहीं किया गया। अभी तक पोस्टल बैलेट नहीं, ऑनलाइन वोटिंग नहीं और विदेश स्थित भारतीय मिशनों में वोटिंग में नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर है, काम के लिए गया हुआ है, रोजगार के लिए गया हुआ है, शिक्षा के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए गया है और जब भारत में चुनाव हो रहे हैं तो वो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन से नहीं कर सकता और विदेश में भारतीय कमीशनों की में वहां से नहीं कर सकता, एम्बेसी से नहीं कर सकता, ऑनलाइन वोटिंग नहीं कर सकता, अभी तक नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है कि एनआरआई को ऑनलाइन या फिर पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने की अनुमति होनी चाहिए, जैसे हम सैनिकों और सरकारी राजनयिकों को देते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और क्या टेक्नोलॉजी को लोकतंत्र को और समावेशी नहीं बनाना चाहिए? क्या आपका जो भी राय है उसके पीछे का कारण भी है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं कानूनी सीमाएं और व्यवहारिक चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो ये है कि चुनाव की अखंडता सुनिश्चित करना। वोटिंग सिर्फ बैलेट डालना नहीं है, ये पहचान की पुष्टि, धोखाधड़ी की रोकथाम और गोपनीयता सुरक्षित करने का विषय है। जब मतदाता विदेश में होता है तो कई लॉजिस्टिक और कानूनी सवाल उठते हैं। निर्वाचन आयोग भारतीय क्षेत्राधिकार से के बाहर मतदाता की पहचान की पुष्टि कैसे करेगा? मतलब जो ओवरसीज इलेक्टर है वो भारत के बाहर है, अगर हम वहीं से उसको वोट दिलवाने दे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के बाहर, जो उसका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, वहां पर किसी भी मतदाता की पहचान की पुष्टि कैसे करेगा? दूसरा, क्या भारतीय चुनाव अधिकारी विदेशी क्षेत्राधिकार में कानूनी रूप से काम कर सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। और तीसरा, अगर विदेश में वोटों पर दबाव डाला जाए या हेरफेर हो तो उसका क्या होगा? कौन सा कानून लागू होगा वहां पर? इन्हीं कारणों से भारत सरकार दूरस्थ मतदान अधिकार विस्तारित करने को लेकर अब तक सावधान रही है। एक और कारण है संवैधानिक समानता का। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार समान अवसर के रूप में मिलना चाहिए। यदि एनआरआई ईमेल या फिर पोस्ट से वोट कर सके, जबकि जो भारत के निवासी हैं वो नागरिक होकर और भारत में निवास भी कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ना कर सके, तो ये अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए प्रणाली इस बात पर जोर देती है कि सभी पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से वोट दें, सिवाय विशेष श्रेणी के। और विशेष श्रेणी क्या है? सर्विस वोटर, सेना, अर्धसैनिक बल, राजनयिक, जिनके लिए अलग वैधानिक तंत्र है। अब बात करते हैं अदालतों ने इस पर क्या कहा, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। न्यायिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक एनआरआई समूह की याचिका पर ध्यान दिया, जिसमें प्रॉक्सी और पोस्टल वोटिंग अधिकारों की मांग की गई थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से संभावित तंत्रों की पड़ताल करने के लिए कहा। इसके जवाब में ईसीआई ने प्रस्ताव रखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या प्रस्ताव रखा? ये बात कर रहे हैं हम 2014 की। ईसीआई ने प्रस्ताव रखा कि पहला, ई पोस्टल बैलेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जो सर्विस वोटर्स के लिए प्रयोग में है, हमारे पास ऑलरेडी ये है ई पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जो सर्विस वोटर्स के लिए प्रयोग में है। दूसरा, प्रॉक्सी वोटिंग, जिसे भारत में एक विश्वसनीय व्यक्ति एनआरआई की ओर से वोट डाल सके। इस पर 2017 में एक विधेयक भी पेश हुआ लोकसभा के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट, जो एनआरआई के लिए प्रॉक्सी वोटिंग को सक्षम कर रहा था। यह 2018 में लोकसभा से भी पारित हुआ, पर राज्यसभा में पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो गई, जिस वजह से
जो विधेयक है वो लैप्स हो गया, विधेयक अप्रभावी हो गया। ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 का है, जो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से नहीं पास हुआ, और वो प्रोक्सी वोटिंग को इनेबल कर रहा था एनआरआईज के लिए, मगर ये बिल राज्यसभा से पास होने की वजह से नहीं हो सका, इस वजह से वो लैप्स कर गया। 2025 तक कोई कानून लागू नहीं हुआ है जो एनआरआई के लिए पोस्टल या फिर प्रॉक्सी वोटिंग को सक्षम करे। इसलिए एकमात्र तरीका अभी भी है क्या कि भारत में व्यक्तिगत रूप से मतदान करना है, आकर फिजिकली प्रेजेंट होकर मतदान करना है। अब बात करेंगे आंकड़े और वास्तविकता की। एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। विदेश में 3.2 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, पर चुनाव आयोग के नवीनतम डेटा जो 2024 का है उसके अनुसार केवल लगभग 1.25 लाख लोग ही ओवरसीज इलेक्टर के रूप में, ओवरसीज वोटर के रूप में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप से उपस्थित होने की शर्त अधिकांश एनआरआई के लिए लगभग उनको चुनाव में मतदान करने के लिए असंभव बना देती है कि वो वोट ही नहीं कर पाते, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको भारत में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। यात्रा लागत, वीजा नवीकरण और समय की बाधाएं लोगों को भागीदारी से हतोत्साहित करती है, जिससे यह अधिकार व्यवहार में प्रतीकात्मक सा बन जाता है। ये कुछ ऐसा है मानो कि आप वोट कर सकते हैं लेकिन तभी जब आप घर लौटने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट का खर्चा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सुधार की बहस, क्या किया जा सकता है इस दिशा में। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बदलाव का समय है। दुनिया दूरस्थ और सुरक्षित मतदान की दिशा में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के अंदर ओवरसीज नागरिक पोस्टल या फिर प्रॉक्सी सिस्टम के जरिए वोट कर सकते हैं। भारत में इलेक्शन कमीशन पहले ही सर्विस वोटर्स के लिए ई पोस्टल बैलेट का सफल परीक्षण कर चुका है। इसी मॉडल को एनआरआई तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले विधायी संशोधन चाहिए, मतलब हमें कानून में बदलाव करना पड़ेगा। वास्तव में ईसीआई बार बार सरकार से नए कानून पास करने का आग्रह कर चुका है जो सक्षम करे, पहला एनआरआई के लिए ई पोस्टल बैलेट्स को, या फिर दूसरा प्रॉक्सी वोटिंग मैकेनिज्म को, या फिर विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में निगरानी के अंतर्गत मतदान। जो ये तीसरा जो ऑप्शन है वो हमें पर्सनली काफी व्यवहारिक लगता है कि जो विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में निगरानी के अंतर्गत मतदान, ये बहुत सारी दिक्कतों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। ऐसे सुधार, हाँ, हालांकि तीनों सुधार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सुझाए गए हैं, मगर बदलाव तो पार्लियामेंट को करना है, कानून के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। और तीनों सुधार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि पहला, ईसीआई ने यह बोला है कि या तो एनआरआई के लिए आप ई पोस्टल बैलेट लागू करवा दीजिए, या फिर प्रॉक्सी वोटिंग मैकेनिज्म करवा दीजिए, या फिर विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के अंदर निगरानी के अंतर्गत मतदान हो जाए। तब भी जो ओवरसीज इलेक्टर हैं उनके लिए वोट डालना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमुख कानूनी प्रावधान की, और जो इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की, उसकी धारा 20A ओवरसीज इलेक्टर्स को डिफाइन करती है। उसकी धारा 20A किसको डिफाइन करती है? ओवरसीज इलेक्टर्स को, मतलब जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं उनको डिफाइन करती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 वोटिंग प्रोसेस को रेगुलेट करती है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल है 1960 के, उसका फॉर्म 6A भरना पड़ता है, और किस लिए? यूज्ड फॉर एनआरआई वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। अब प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट बिल था 2017 के अंदर, वो लोकसभा से पास हुआ मगर राज्यसभा से पास नहीं हो पाया, और इस वजह से क्या हुआ, उसका पर्पस क्या था? वो प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम को अलाउ कर रहा था एनआरआई के लिए, मगर आपको पता है कि लोकसभा भंग हो गई और उस वजह से फिर वो बिल भी लैप्स कर गया था। ठीक है, और संविधान की बात करें तो हमारा आर्टिकल 326 बात करता है अडल्ट सफरेज इन इलेक्शन की बात करता है। अब बात करते हैं आगे का रास्ता क्या हो सकता है, कानूनी और नीतिगत सुझाव क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में। विशेषज्ञ और जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सुझाव दिए हैं कि पहला, एनआरआई के लिए ई पोस्टल बैलेट लागू करें, यही प्रणाली वही प्रणाली जो सैनिकों के लिए लागू है। दूसरा, भारतीय दूतावासों में मतदान की अनुमति दे ईसीआई की निगरानी के अंदर, मतलब भारतीय
एम्बेसीज जो भारत के बाहर हैं, ऑब्वियसली भारत के बाहर ही होंगी एम्बेसीज तो, ठीक है, वहां पर आप क्या करना है, वहां पर आप मतदान के लिए एलिजिबल करा दीजिए, वोटिंग मशीन लगवा दीजिए, और वहां पर निगरानी किसकी होनी चाहिए, ईसीआई की। ऐसी स्थिति के अंदर वोटिंग इनेबल करा दीजिए। तीसरा, आधार लिंक डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए मतदाता प्रमाणीकरण को मजबूत किया जाए। अब आधार लिंकेज वोटर आईडी सिस्टम के ऊपर हमने एक ऑलरेडी सेशन बनाया है, चैनल पर देखेंगे तो आपको एक लास्ट वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर। और चौथा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 में संशोधन करके ओवरसीज नागरिकों के लिए रिमोट वोटिंग को परिभाषित किया जाए। और पांचवा, एनआरआई के बीच रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6A, उसके ऊपर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। ये सुधार भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे समावेशी लोकतंत्र बनने में मदद कर सकते हैं। अब हम अपने विश्लेषण पर चलते हैं कि सुरक्षा बनाम समावेशन का संतुलन कैसे बनाया जाएगा। कानूनी रूप से देखा जाए तो ये बहस केवल सुविधा की नहीं है, बल्कि भागीदारी और सुरक्षा के संतुलन की भी है। यदि मतदान दूरस्थ हो तो राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, पहचान की पुष्टि हो, और तीसरा, दुरुपयोग का दबाव ना हो। लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज भारतीय जो रेमिटेंस के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था में अरबों का योगदान देते हैं, उनकी अनदेखी हमारी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को कमजोर करती है। देखिए, जो ओवरसीज इलेक्टर है वो भारत के बाहर रहते हैं और रेमिटेंसेस के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था में अपना जो भी वहां कमा रहे हैं वो अपनी फैमिली के पास हर तरीके से वो पैसा भेज रहे हैं, तो भारत की इकोनॉमी के अंदर सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी का, उसके हम एक हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस दिशा में काम करना चाहिए, इसलिए कानून को विकसित होना चाहिए धीरे सावधानी से लेकिन दृढ़ता के साथ। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है और अंत में हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष और अंतिम कानूनी हकीकत आज की तारीख में यही है कि जो एनआरआई है वो वोट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्यक्तिगत रूप से और तभी जब वे भारतीय नागरिक हो। दूसरा, ऑनलाइन पोस्टल और प्रॉक्सी वोटिंग अभी कानूनी रूप से अलाउड नहीं है। तीसरा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20A अधिकार देती है, लेकिन व्यवहारिक सीमाएं अधिकांश के लिए इसे निष्प्रभावी बना देती हैं। भारत को जो अगला सुधार है वो केवल कौन वोट देता है तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि लोकतंत्र कितनी दूर जा सकता है, सीमाओं से परे, महासागरों के उस पार तक। सेशन कंप्लीट होता है। अब मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एनआरआई को विदेश से ऑनलाइन या फिर पोस्टल तरीके से वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे दुरुपयोग के दरवाजे खुल सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आपने आज के इस सेशन से 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप इस बार कोड को स्कैन करके सीधा गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे हमारे ऐप पर, वहां पर इंस्टॉल करके आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपका कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। जय हिंद।